So hello and welcome. Good evening. Good evening to all of you. Finally we are back. चलो शुरू करते हैं. काफी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और अब हम लोग रेगुलर कंटिन्यू करेंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते हैं. ठीक है. So this is our polity class. In the last session we have done till here. From here we will start today. Okay. So committees of the Constituent Assembly. Okay. हम लोग क्या बात कर रहे थे. हम लोग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कब बनी, क्या क्या शर्तें थी और ये सब बात कर चुके हैं. ठीक है. आज हम लोग बात करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो संविधान को अच्छे से लिखा जाए, अलग अलग सोर्स से निकाला जाए, इसके लिए बहुत सारे कमिटीज बनाए गए. ठीक है. बहुत सारे कमिटीज बनाए गए. तो कमिटीज को दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं. एक को बोलते हैं मेजर कमिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी थी. ठीक है. और एक था माइनर कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम. ठीक है. तो टोटल 8 मेजर कमिटीज और 13 माइनर कमिटीज बनाए गए. ठीक है. क्वेश्चन इससे कैसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कमिटी और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर कमिटी. तो क्या हम लोग को सबको याद रखना है? तो नहीं, लोग सिर्फ ये 8 जो मेजर कमिटी है उसको याद रखेंगे. तो अगर ऑप्शन में ये सारे रहेंगे तो ये मेजर हो गया. अगर ये 8 में से नहीं, 8 के अलावा कुछ आया तो वो सारे क्या हो जाएंगे? माइनर कमिटी. ठीक है. फर्स्ट विल डिस्कस मेजर कमिटी, देन कम टू माइनर. सो इसको अच्छे से करने के लिए हम इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि सपोज मान लो एक ही आदमी है और वो 3-4 कमेटी के हेड हैं. तो क्यों ना हम पहले उस आदमी के बारे में देख लें और वो किस किस कमेटी को हेड कर रहे थे, वैसे करके लिस्ट देखते. ठीक है. तो उस केस में हमारा सबसे पहला है कौन? पंडित नेहरू जी. और इनके अंडर थे 3 कमेटी. ठीक है. कौन? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट्स कमेटी. ठीक है. सीडीएस के 2019 का क्वेश्चन खोल के देखना, 19-20 शायद उसमें ये पूछे गए हैं. ठीक है. और एक याद करने की ट्रिक भी है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो पंडित नेहरू जी 3 कमेटी को लीड कर रहे थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट कमेटी. उसी तरह हम लोग एक एक करके पर्सनालिटी को देखते जाएंगे और वो किस किस कमेटी को लीड कर रहे थे. वैसे सेकेंड हमारे पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. और ये किस किस कमेटी को लीड कर रहे थे? तो ये स्टेयरिंग कमेटी को और रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी. ठीक है. ये 2 कमेटी को लीड कर रहे थे. तीसरा तीसरा कौन है? ये नाम सभी कमेंट करो इनका. और ये लीड कर रहे थे प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स. ये 2 कमेटी को लीड कर रहे थे. वेरी गुड. सरदार पटेल. सरदार पटेल ये लीड कर रहे थे 2 कमेटी को, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो हम लोगों ने देखा कि 2 कमेटी ये, तो ये 4, 3, 7, 1, 8. ये 8 थे हमारे मेजर कमेटी. अब हम लोग माइनर कमेटी को देखेंगे. माइनर कमेटी में कौन? फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी. इसको कौन लीड कर रहे थे? इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र. ठीक है. हाउस कमेटी. ठीक है. हाउस कमेटी. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के एम मुंशी. एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ऐसे करके बहुत सारे दिए, सभी एक बार पढ़ लेना. ठीक है. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो सारे हैं. ये देखो, सभी इसको एक एक बार पढ़ लेना, हो जाएगा काम. ठीक है. क्योंकि ये माइनर कमेटी बहुत सारे हैं, 13 टोटल में बात करा तो 13 के बारे में, ये 13. ठीक है. अब जो मेन क्वेश्चन है और जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो है ड्राफ्टिंग कमेटी. वो है क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी. कौन हेड लीड कर रहे थे इसको, ड्राफ्टिंग कमेटी को? तो यस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. यही लीड कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी.
और इसीलिए इसको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम किया था वो किया था यही ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड था वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन। तो अब देखते हैं इनके बारे में क्या थे ड्राफ्टिंग कमेटी। तो बोलता है अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। सबसे जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कमिटी बनाया गया था उसमें सबसे मेन कौन था, सबसे हेड कौन था, ड्राफ्टिंग। ठीक है, इसको सेटअप कौन किया था, सॉरी सेटअप कब किया गया था, तो अगस्त 29 1947 को इसको। ठीक है, बोलता इट वाज दिस कमिटी दैट वाज स्टार्टेड विद द टॉक्स टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इस कमेटी को यह काम दिया गया था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, इसका मेन काम यही था। बाकी जो कमेटी थी वो सब इसको रिपोर्ट करेंगे और उसी रिपोर्ट के आधार पर ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। अब आ गया समझ कि जो माइनर कमिटीज थे और मेजर कमिटीज थे उन दोनों का काम क्या था, उन दोनों का एक एक स्पेसिफिक काम दिया गया था कि इसको इस पे काम करना है, इसको इसका, और इस सारा रिपोर्ट को यहाँ पे जमा करना है, और उसी रिपोर्ट को देखकर ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, और इन सभी का नाम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो सभी एक एक करके नाम देखते हैं। पहला कौन थे, यस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये क्या थे, चेयरमैन थे इसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का। दूसरा एन गोपाला स्वामी अय्यर, ये दूसरा थे। ठीक है, तीसरा, ये पूरा नाम याद रखना क्योंकि कुछ जो नाम है वो जैसे इसका सरनेम और इसका सरनेम दोनों का लगभग मिल जाता है, और नीचे देखेंगे उसका भी मिल जाएगा, इसलिए इसमें पूरा नाम याद करना है। ठीक है, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये क्या थे, ये थर्ड थे, और इसको शॉर्ट में कोई कोई बुक में इसको एके लिखता है, अल्लादी कृष्ण स्वामी। ठीक है, फिर चौथा डॉक्टर के एम मुंशी, ये पूछा जा चुका है। 4 नाम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके इससे पूछा गया था डॉक्टर के एम मुंशी से। ठीक है, चौथा। पांचवा सैयद मोहम्मद सउदत, ये फिफ्थ थे। छठा एन माधव राव, एन माधव राव थे, और इसको बाद में बनाया गया था इसका पार्ट, क्यों, क्योंकि जो इसके जगह पे पहले कौन थे, बीएल मित्तल, वो रिजाइन कर दिए थे, वो बीमार काफी रहते थे, हेल्थ के इशू के लिए ये रिजाइन कर दिए थे, कौन, बीएल मित्तल। तो इसके जगह पे किसको, एन माधव राव को जगह मिली। और सातवां था टीटी कृष्ण कर्मचारी, और इसको किसके जगह पे लाया गया था, ये टीपी खैतर, जो 1948 में इसका देहांत हो गया था, ये डाइड हो गया, तो इसी के लिए फिर इसको ऐड किया गया ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये 7 नाम है इसका ड्राफ्टिंग कमेटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ। ये है उस टाइम का फोटो, ये है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, ये उस टाइम की फोटो है किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो भी मेंबर्स थे हम। अब और आगे जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। तो बोलता है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमिटी prepared the first draft of Constitution of India, which was published in February 1948। मतलब क्या हुआ कि सर हमने पढ़ा कि अभी 8 क्या थे, मेजर कमेटी थे, 13 क्या थे, माइनर कमेटी थे। इन सभी ने क्या किया था, रिपोर्ट बनाया था। देखो, आफ्टर टेकिंग द कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल ऑफ द वेरियस कमिटी, ये किस कमेटी की बात कर रहा है, ये मेजर और माइनर ये कमिटी थे, उसी की बात कर रहा है। और इसी के रिपोर्ट पे, इसी के प्रपोजल पे, इसी के प्रपोजल या इसी के रिपोर्ट पे ये प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वाज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। फरवरी 1948 में इसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया।
and the people of India were given 8 months to discuss draft and propose amendments. और जो भारत के लोग थे उनको टोटल 8 मंथ दिए गए थे। फरवरी 1948 में ये रिपोर्ट पहला ड्राफ्ट तैयार हो गया था और पूरे देश को डिस्कस करने के लिए ये क्या थे 8 मंथ दिए गए थे। इसमें सभी को क्या करना था, सभी को प्रपोजल देना था कि क्या इसमें अमेंडमेंट किया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब डिस्कस करने के लिए पूरे 8 महीने दिए गए। ठीक है, फिर बोलता है आगे, इन द लाइट ऑफ द पब्लिक कमेंट्स क्रिटिसिज्म एंड सजेशन द ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड अ सेकेंड ड्राफ्ट व्हिच वाज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948। जैसा देखो पहला ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था, फरवरी 1948 में, और 8 महीने थे भारत के लोगों के पास इसको डिस्कस करने के लिए, क्या सही है, क्या गलत है, किसको हटाना चाहिए, किसको रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद पब्लिक कमेंट, मतलब आम लोगों इस पे क्या सोचते हैं उसको ध्यान में रखकर, क्या क्या इसमें क्रिटिसिज्म वाली बात है, ठीक है, और क्या सजेशंस है, इन सबको जोड़ के जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो एक सेकेंड ड्राफ्ट तैयार की है। कब, अक्टूबर 1948 में। ठीक है, सभी को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 1948 में ये दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया, इसने ड्राफ्टिंग कमेटी ने। फिर बोलता है ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। ठीक है, और अब जो फाइनल तैयार हुआ वो कितना में लगा, तो वो लेस देन 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। ठीक है, और कितना दिन लगा, 141। अब देखो, ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो पहला ड्राफ्ट है वो कब तैयार किया गया, तो वो तैयार किया फरवरी 1948। जो दूसरा ड्राफ्ट है वो कब तैयार किया गया, अक्टूबर 1948 को सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया। और फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार किया गया, तो 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को ये फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया, दैट इज तीसरा। ठीक है, पहला तो हमने देखा, और दूसरा इसके बाद इसमें कितना मिला था, तो 8 मंथ्स मिले थे आम पब्लिक को और सभी को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, फिर उस पे आया फिर सेकेंड ड्राफ्ट, यहाँ पे अक्टूबर 1948 में सभी सजेशन, जो भी क्रिटिसिज्म, सजेशन, ये वो पब्लिक कमेंट सारे को दिमाग में रखकर सेकेंड ड्राफ्ट तैयार किया गया। और सेकेंड ड्राफ्ट को भी उसके बाद क्या किया, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948 को फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है, इन सब में जो भी ड्राफ्ट था उसमें 7653 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया कि इतना इतना अमेंडमेंट होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से 2473 अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया गया और उसमें ऐड किए गए, कुछ बदलाव किए गए। ठीक है, और फाइनली सारा कुछ बन के रेडी हो गया। फाइनली क्या था, पूरा ड्राफ्ट तैयार था। उसके बाद क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा क्या किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। और वो कब फोर्स में आया, तो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया, लागू हुआ, और जो आज तक कंटिन्यू। ठीक है, जब हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको अडॉप्ट कर रही थी तब वहां पे कितना लोग बैठे थे, तो 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे। कितना में, 299 मेंबर्स। ठीक है, 299 मेंबर में हमें याद है कि जब पाकिस्तान अलग हो गया तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जो मेंबर बचे थे वो इतना। ठीक है, और सभी ने साइन किया एंड साइंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को सभी ने इस पे साइन किया। उस टाइम जब बना था तो क्या क्या चीजें थी, तो एक प्रेम्बल थी, 395 आर्टिकल थे। आज कितना आर्टिकल है सभी कमेंट करके बताओ, आज कितना आर्टिकल है?
उस टाइम कितना था 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। इतना कुछ होने के बाद इसीलिए क्या कहा जाता है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे दुनिया। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स जैसे 15 आर्टिकल है सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये सब के बारे में। ठीक है, लेकिन देखो अगर एक बात हम लोग गौर करें तो 26 नवंबर 1949 को सारा कुछ रेडी था, इसको अडॉप्ट कर लिया गया। इवन और बात करें तो 24 जनवरी 1950 को सारा कुछ तो तैयार था, सभी ने साइन कर दिया, ये सब वो सब सारा कुछ रेडी था। तो फिर 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों क्यों किया गया? 26 जनवरी 1950 का वेट, तो वही क्वेश्चन है कि वाई जनवरी 26 1950। तो बोला जाता है कि एक बात याद करो सभी कि आजादी से पहले आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर एक जगह पूरे देश में अलग अलग जगह आईएनसी का सेशन हुआ करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का सभी जगह सेशन हुआ करते थे, इसीलिए बॉम्बे सेशन, लाहौर सेशन, ये सब इसको सभी जानते हो। ठीक है, कोलकाता सेशन। ठीक है, तो जब 1929 में लाहौर में सेशन हुआ था, लाहौर सेशन 1929 में, तो वहां पे डिक्लेयर किया गया था, पूर्ण स्वराज डे। क्या? पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया था। कब? जनवरी 26 1930 को। जनवरी 26 1930 को लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया गया। और इसी को याद रखने के लिए या ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए शुभ दिन था, ये हमारे लिए स्पेसिफिक डे था, क्योंकि इस दिन हम लोग क्या मनाते थे? पूर्ण स्वराज डे। तो इसी के लिए क्या किया गया कि 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फाइनली लागू कर। ठीक है, कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। कितना दिन लगा? तो सभी बचपन से पढ़ते आ रहा है, 2 years 11 month एंड 18 days, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, टोटल 11 सेशंस हुए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, टोटल 11 सेशंस हुए। ठीक है, और उस टाइम 15 विमेन्स जो मेंबर्स थे उनका रिप्रेजेंटेशन था, कितना? 15। ठीक है, जो कि आज के अकॉर्डिंग में बहुत ही कम था। ठीक है, सर बी एन राव, इसको क्या बोलते हैं? बी एन राव, वो क्या थे? लीगल एडवाइजर थे किसका? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और एच बी आर कम थे, ये थे सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है। और एक आता है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर मीन्स क्या होता है? तभी आई होप वोकैबुलरी पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो कैलीग्राफर क्या होता है? कमेंट करो। कैलीग्राफर वो होता है जो किसी चीज को पेन से या किसी डिजाइन से लिखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। ठीक है, आई होप सभी ने वोकैब में इस वर्ड को पढ़ा होगा। ठीक है, कैलीग्राफर। तो ये जो लिखने वाले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को पेन से लिखा गया था, ये कंप्यूटर और ये सब टाइप करके नहीं, इसको पेन से लिखा गया था। कौन लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रजदिया। ठीक है, ये क्या थे? ये थे हमारे कैलीग्राफर। और उस टाइम के अकॉर्डिंग कितना लगा था, पैसा कितना खर्च हुआ था? तो 64 लाख रुपीज खर्च हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। ठीक है, फिर बोल जाता नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट कर लिया। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया? तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? नेशनल एंथम को भी अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, फिर मेंबर ऑफ ये कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप कब मिला? तो मई 1949 को मिल गया। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या है इसको सभी कमेंट में बताओ, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ नेशन क्या है। और इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है? कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ओलंपिक की तरह कॉमनवेल्थ का भी गेम होता है। ठीक है, और कॉमनवेल्थ गेम में सभी देश पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है वही पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या है और कौन कौन है इसको सभी कमेंट करो।
ठीक है, तो चलो, ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जब ये लागू हुआ, वो डेट क्या था, तो 26 जनवरी 1950। और उस टाइम हुआ था, उस टाइम क्या क्या था, एक प्रेम्बल, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। इतना चीज था पहले। लेकिन काफी बाद में क्या था, काफी कुछ अमेंडमेंट करके इसको बहुत कुछ जोड़ा गया, क्योंकि समय के अनुसार अमेंडमेंट करना जरूरी होता है इसे, और उसी को अमेंडमेंट करके किस आर्टिकल से अमेंडमेंट होता है, तो आर्टिकल 368। ये सब हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की बात करें करेंटली, जब ये स्लाइड बनी, अगर अभी कुछ ऐड हो गया होगा तो नहीं पता। ठीक है, जब जब ये स्लाइड प्रिपेयर हुई उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या, एक प्रेम्बल, 25 पार्ट्स, पहले कितना थे 22 पार्ट्स, मतलब क्या हुआ 3 पार्ट्स में यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 12 शेड्यूल्स, पहले कितना था 8 शेड्यूल, अब है 12 शेड्यूल, एंड 448 आर्टिकल्स। इतना कुछ अभी है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि कुछ प्रोविजंस दे, सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन pertaining like citizenship, election, provisional parliament, temporary and transitional provisions, and short titles contained in Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324। ये सब जो आर्टिकल्स थे, वो नवंबर 26, 1940 मतलब ऐसा समझो कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, तो 26 जन 1950, यही है डेट। लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट चीजें थी जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकती, उसको उसी दिन लागू कर दिया। कब, जब यही डेट नवंबर 26, 1949। ये कौन सा डेट है, तो अगर हमने पीछे अभी यहाँ देखा कि ये कौन सा डेट है, तो बोलेंगे यही डेट है जिस दिन क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर ली। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो ये सब जो इम्पोर्टेंट चीजें थी जिसके बिना देश आगे नहीं चल सकता, तो वो सबको उसी दिन क्या किया था, वो सबको उसी दिन लागू कर दिया गया था। जैसे आर्टिकल 5, क्या है आर्टिकल 5 में, तो ये बात करता है सिटीजनशिप। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 369, 380, 388, ये सब जो आर्टिकल्स है उसको उसी दिन लागू कर दिया गया। और बाकी जो रिमेनिंग थे, जो बचे हुए थे रिमेनिंग प्रोविजन, जो बहुत ज्यादा मेजर पार्ट, क्योंकि यहाँ तो कुछ को ही लागू किया गया था, जो पूरा पार्ट बचा हुआ था उसको जनवरी 26, 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, दिस डे इज रेफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डेट ऑफ कमिटमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। आज हम लोग इसी दिन को क्या सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे, दैट इज गणतंत्र दिवस। अब देखो, बोलता है जैसे ही ये लागू हुआ, विद द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विद द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 and the government of India in 1935 will all enactment amending or supplementing the later act were replaced। मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था, किसी भी देश, किसी भी चीज, किसी भी संस्था, कंपनी को चलने के लिए क्या चाहिए, एक रूल की जरूरत होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, तो एक रूल है। जब अंग्रेज यहाँ शासन कर रहे थे हमारे देश में, तब क्या था, तब किस एक्ट से कर रहे थे, तो वो कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये क्या कर रहे थे 1935, ये क्या था, इसका एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसी से ये भारत में रूल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जब आजादी मिलने वाली थी, तब उन्होंने एक एक्ट बनाया था, क्या, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, कौन सा एक्ट बनाया था, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें लिखा था कि किस तरह से आजादी देना है। ठीक है, तो ये भी ला दो। तो जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन फोर्स में आया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो ये सब जो एक्ट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, इंडिपेंडेंस इन 1947, ये सब क्या था, ये सब क्या हुआ, ये सब रिप्लेस हो गया और ये सब रिपेल्ड हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, पावर से हट गया।
या बोल सकते हैं ये सब अबॉलिश हो गया। ठीक है, लेकिन एक चीज था जो वो लागू रहा, वो था क्या? एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेसी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट। ठीक है, ये जो लॉ वाले स्टूडेंट है ये इसको अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, और वो हाउएवर कंटिन्यूड, और उसको कंटिन्यू। आ गया समझ? ठीक है, अगर यहां तक किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। जो भी डाउट्स है यहाँ तक सभी कमेंट करो, एक एक करके सबको आंसर मिलेगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो इस पे क्या कर सकता है, कम इस पे पूछ सकता है। सभी नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये सर्विस 24/7 है, जब मन तब पूछ सकते हो कुछ भी, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन से नहीं बन रहा है, कुछ हो रहा है तो इस पे डाल दो। ठीक है, बहुत जल्द आंसर मिल जाएगा। अब किसी को डाउट है तो पूछो।